हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे आज वो ये है कि प्रियम्बल होता क्या है। तो सिर्फ प्रियम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, प्रियम्बल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है। सो प्रियम्बल बेसिकली एक समरी है या इंट्रोडक्शन है या प्रीफेस है जो कि एक्सप्लेन करता है पूरे डॉक्यूमेंट को। अब आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो आपको उसकी जिस्ट जाननी है, आपको पता करना है कि उसमें क्या दे रखा है या उसकी समरी क्या है, तो वो चीज़ आपको प्रियम्बल में मिलती है। तो समरी या इंट्रोडक्शन या प्रीफेस प्रियम्बल में प्रोवाइड किया जाता है। अब प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है किसी डॉक्यूमेंट में प्रियम्बल का होना। पहला पॉइंट जो है कि क्या सिग्निफिकेंस है प्रियम्बल का, वो ये है कि वो पूरे डॉक्यूमेंट की बेसिक फिलॉसफी को एक्सप्लेन करता है कि उस डॉक्यूमेंट में क्या दे रखा है, उसके क्या फीचर्स हैं। सेकेंडली वो फंडामेंटल वैल्यूज़ बताता है उस प्रियम्बल की, बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़। थर्ड, वो एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है और फाउंडिंग फादर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन फाउंडिंग फादर्स ने बनाया है उनके क्या एस्पिरेशंस थे, वो इस कंट्री से क्या चाहते थे, वो चीज़ प्रियम्बल में प्रोवाइड की गई है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, लेकिन वो उसका पार्ट है या नहीं है, वो डिसीजन कोर्ट लेता है कि कोर्ट केसेस डिसाइड करने में क्या प्रियम्बल का यूज़ होगा या नहीं होगा। 1960 में बेरूबरी यूनियन केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि प्रियम्बल का पार्ट नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो 1960 से 73 तक यही माना गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर 1973 में केशव नंदा भारती केस आया जिसमें बोला गया यस, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके अलावा दो पॉइंट्स ऑफ कॉशन है। पहला ये कि लेजिस्लेचर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या सोर्स ऑफ पावर नहीं प्रोवाइड करता है प्रियम्बल कोई अथॉरिटी नहीं है जिससे रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए या पावर दे दी जाए लेजिस्लेचर को केसेस एक्ट्स बनाने की। सेकेंडली वो नॉन जस्टिशिएबल है। अब आता है पार्ट अमेंडेबिलिटी का। तो क्या आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के अंदर। 1960 में फिर से बेरूबरी यूनियन केस में यही बोला गया था कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता प्रियम्बल का। अगेन 1960 to 73 यही पॉइंट था कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड। फिर 1973 में केशव नंदा भारती केस आया, एग्जैक्टली लाइक द सेम स्लाइड, लास्ट स्लाइड, कि yes, the preamble can be amended under article 368. उसके बाद हमारा preamble सिर्फ वन टाइम अमेंड हुआ है जिसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये अमेंडमेंट आया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 जिसमें पहला वर्ड जोड़ा गया है सोशलिस्ट, सेकेंड वर्ड है सेक्युलर, थर्ड वर्ड है इंटीग्रिटी। ओके, नाउ हमारे प्रियम्बल में मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। ओके, जो कलर यहाँ पे दे रखा है वो उस कंपोनेंट को हाईलाइट कर रहा है। ओके, पहला जो कंपोनेंट है हमारे प्रियम्बल का वो है डेरिवेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी कहाँ से आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कौन देता है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है तो कोई ऑफिस ने बनाया है या एनीबडी हु इज मेड द डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, इज बेसिकली वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अथॉरिटी पीपल से आती है, इंडिया के सिटीजन से आती है। ओके, सेकेंडली इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, कि जो इंडिया एज अ स्टेट कैसी है। बहुत सारे नेचर हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, फिर सेक्युलर, नॉन सेक्युलर, या फिर रिपब्लिक या मोनार्की। तो हमारी कंट्री कैसी है, वो उसके 5 नेचर हैं: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब थर्ड चीज़ जो आती है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या डिफाइन करता है, ऑब्जेक्टिव बताता है कि सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स मिले हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला राइट जो मिला है वो है जस्टिस। जस्टिस में भी 3 पॉइंट्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल। फिर सेकेंड चीज़ आती है लिबर्टी। लिबर्टी हमको 5 मिली हैं: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ
एंड वर्शिप। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी हमें मिला है स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का। सो इक्वालिटी हमें दो तरीके से दी गई हैं। एंड लास्ट पॉइंट आता है सो एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में दो चीज़ें हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो पहले इंडिविजुअल की बात हुई है, सिटीजन्स की, आप लोगों की, और सेकंड बात हुई है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो सेकंड बात हुई है नेशन की। अब चौथी चीज़ आती है डेट ऑफ अडॉप्शन, जो कि है 26 नवंबर 1949। तो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। जो पहला एलिमेंट है वो ये है कि हमारी कंट्री एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री का मतलब है 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि हमारी कंट्री ना ही डिपेंडेंट है ना ही डोमिनेंट है किसी और कंट्री पे, जिसका मतलब है कि हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट। थर्डली, इंडिया कैन एक्वायर और सीड पार्ट ऑफ टेरिटरी। तो अपना टेरिटरी इंडिया या तो सीड कर सकता है या किसी और पार्ट को अपने टेरिटरी में अक्वायर कर सकता है। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो है सोशलिस्ट। तो सोशलिज्म 42nd वर्ड 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा था, दैट इज 1976। तो 1976 तक कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली सोशलिस्ट कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इंडिया सोशलिस्ट है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके जो फीचर्स हैं वो बताते हैं कि कंट्री सोशलिस्ट है। ओके। अब कांग्रेस जो है उसने सोशलिज्म को 1955 में ही इंडिया के फीचर में ऐड कर लिया था इन इट्स अवधि सेशन 1955। ओके। अब सोशलिज्म बेसिकली दो तरीके का होता है। सोशलिज्म होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो होता है उसका इट्स फेथ इज इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। वो ये मानता है कि पब्लिक और प्राइवेट साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब ये है कि प्राइवेट शुड नॉट एग्जिस्ट, सिर्फ जो भी प्रॉपर्टी होगी या जो भी राइट्स हैं सब कुछ पब्लिक स्फीयर में ही फॉल करेंगे। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करती है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों अलाउड हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सोशलिस्ट एक कंसेप्ट है जो कि विच एग्जिस्ट टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी। ओके। और जो इंडियन सोशलिज्म है वो एक ब्लेंड है मार्क्सिज्म का और गांधीजिज्म का। फिर उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, जिसने सोशलिज्म कॉन्सेप्ट को थोड़ा डाइल्यूट किया था इंडिया में। ओके। अब थर्ड पॉइंट जो आता है वो है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता कि स्टेट कोई भी रिलीजन नहीं मानती, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि जितने भी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं स्टेट में उनको सेम स्टेटस मिलता है और सेम सपोर्ट मिलता है स्टेट का। ओके। तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो सपोर्ट करेगी सेम स्टेटस सारे के सारे रिलीजन्स को, विच एवर रिलीजन एग्जिस्ट इन द कंट्री। अब 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आर्टिकल जो 25 से 28 हैं, जो कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करते हैं, वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज सपोर्टेड थ्रू इट। ओके। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेटिक। तो क्या हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है? यस। प्रीएम्बल में फोर्थ जो नेचर दिया हुआ इंडियन स्टेट का वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है, कि जो लोग हैं वो ही डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट। जो पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम पावर है वो पीपल के पास है। इसके पास है पीपल के पास। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब है कि इंडिया में जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जो गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। ओके। अब आता है ब्रॉड सेंस कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट दे रखी है प्रियम्बल में, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी, तीनों तरीके की डेमोक्रेसी यूज करती है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। अब आता है फिर पॉइंट रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है
सो बेसिकली एक हेड ऑफ स्टेट दो तरीके से इलेक्ट हो सकता है, या तो हेरिडिटरी कि आपके पर्सनल रिलेशंस हैं तो आप हेड ऑफ स्टेट बन गए, या फिर आप इलेक्ट करते हैं। तो जब हेरिडिटरी बेस्ड हेड ऑफ स्टेट होता है तो उनको कहते हैं मोनार्क, सो वो गवर्नमेंट होती है मोनार्की। और सेकंड होता है इलेक्टेड, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं हेड ऑफ स्टेट, तो उसको कहते हैं रिपब्लिक। तो हमारी कंट्री रिपब्लिक है जहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं हु वुड बी द हेड ऑफ स्टेट। सो दिस शोज कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है और प्रिविलेज्ड क्लासेस नहीं एग्जिस्ट करते। ओके, अब सिटीजन्स की राइट्स की बारी आती है। सिटीजन्स को पहली चीज़ जो प्रियम्बल प्रोवाइड करता है वो है जस्टिस। जस्टिस का जो ये कंसेप्ट है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है जो कि 1917 में हुआ था। तो जस्टिस, रशियन रेवोल्यूशन, उसके 3 फॉर्म्स डिस्क्राइब किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशल, जिसका मतलब ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए हर किसी का, एवरी इंडिविजुअल शुड बी इक्वली ट्रीटेड। इकोनॉमिक की इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल, जिसका मतलब ये है कि सबके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। Everybody can vote above the age of 18 irrespective of gender, caste and everything. Okay, so और social और economic justice मिलके बनाते हैं distributive justice। इस concept को कहते हैं distributive justice। now secondly आती है second जो सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है वो है लिबर्टी। लिबर्टी का कंसेप्ट लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि 1789 से 1799 तक चलाया था। फिर इसमें ये होता है कि कोई रिस्ट्रेन नहीं है लोगों के ऊपर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डू व्हाट दे वांट टू डू, जिसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। और इसमें 5 पॉइंट्स हैं। थॉट की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ की लिबर्टी है, वर्शिप की लिबर्टी है। बेसिकली आप क्या किस में फेथ रखते हैं, क्या वर्शिप करना चाहते हैं, सो ऑल ऑफ दैट इज़ लिबर्टी। लेकिन ये लिबर्टी ऐसा नहीं है कि आपको अलाउड है कि आप कुछ भी करें, ये क्वालिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिस्ट्रेंट भी प्रोवाइडेड हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अलाउड नहीं हैं इन द नेम ऑफ लिबर्टी। तो अब हम बात करेंगे इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी का मतलब है कि कोई इक्वालिटी दो तरीके से एक्सप्लेन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। स्टेटस का मतलब ये है कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, तो सब सेम स्टेटस पे हैं, और सारे इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। सो ये दो तरीके से इक्वालिटी डिवाइडेड है हमारे प्रियम्बल में फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया में 3 तरीके की इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। लास्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि यू एक्सेप्ट ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। और ये जो फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है ये डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू सिंगल सिटीजनशिप, कि हर जो स्टेट है उसकी अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं है, पूरे कंट्री की एक ही सिटीजनशिप है। और आर्टिकल 51A ये कहता है कि हर सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल। सो ये फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। अब फ्रेटर्निटी भी दो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन रहे, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। Okay, thank you so much. So this was preamble of the Indian Constitution.